हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका मेजर टेस्ट नंबर 2। और इससे पहले हमने मेजर टेस्ट नंबर 1 करवा दिया है और माइनर टेस्ट करवाए हैं 6, यानी कि टोटल 7 टेस्ट अभी तक हमने सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही आपको एक सामने प्लेलिस्ट मिलेगी 4th ग्रेड पेपर सॉल्यूशन। उसके अंदर अब तक 7 टेस्ट सॉल्व हो चुके हैं और आज यह है 8वां टेस्ट कलाम एकेडमी सिक्कर से। ठीक है ना भाई, तो चलो इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं इसको। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता नहीं है यार। कर लो सब्सक्राइब, ताकि अगला जो भी वीडियो आएगा, कोई भी पेपर सॉल्यूशन आएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, वह बोली जो मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण है तथा कर्कशता के लिए भी जानी जाती है, तो वह कौन सी बोली है भाई जो मारवाड़ी और मालवी की मिश्रण भाषा है और कर्कशता के लिए भी जानी जाती है? तो इसमें आपका आ जाएगा रागड़ी। इनकी रागड़ी जो है वो मारवाड़ी और मालवी की मिश्रित है और कर्कशता यानी कि थोड़ी खड़ी बोली के टाइप की होने के कारण थोड़ी फेमस है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से असुमेलित है। तो बच्छावतों की हवेली बीकानेर और पटुओं की हवेली जैसलमेर, नथमल की हवेली रामगढ़ और नाथूराम पोद्दार की हवेली बिस्सऊ। तो इसमें आपका आ जाएगा नथमल की जो हवेली है ये रामगढ़ के अंदर नहीं है भाई, ये इसमें असुमेलित रहने वाला है। बाकी बच्छावतों की हवेली बीकानेर बिल्कुल सही है, पटुओं की हवेली जैसलमेर बिल्कुल सही है और नाथूराम पोद्दार की हवेली बिस्सऊ झुंझुनू के अंदर है, बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी कि राजस्थान की जो भाषा, इसके लिए राजस्थानी शब्द है वो सर्वप्रथम प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो वो आ जाएगा अपने जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। यानी कि राजस्थानी जो भाषा है इसे राजस्थानी शब्द सबसे पहले देने वाले कौन है भाई? तो अब्राहम गिरियसन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में संसदीय शासन को इंगित करने वाली विशेषता है। भारत में संसदीय शासन को इंगित करने वाली विशेषता कौन सी है? तो वो आपका आ जाएगा नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका पृथक पृथक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन रह चुके हैं? वो आपका आ जाएगा वी.टी. रामाकृष्णाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी भाई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? तो कौन सी श्रेणी है वो कहानी और कथा विद्या से संबंधित रहने वाली है? वो आपका आ जाएगा वात। बात जो है ये कहानी और कथा के संबंधित रहती है। हम कहते हैं ना कि एक बात कहते हैं, तो बात का मतलब बात ही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें रचना दे रखी है और सामने रचनाकार दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो हमीर रासो, तो हमीर रासो लिखने वाले कौन है? तो सारंगधर है, बिल्कुल सही है। और खुमान रासो, तो खुमान रासो लिखा था दलपत विजय ने। ढोला मारू का दुआ, ढोला मारू का दुआ कृष्णदास, ये गलत है भाई इसमें। और हरिरस, ये ईश्वरदास के द्वारा लिखा गया हरिरस। तो ढोला मारू का दुआ है, ये आपके गलत रहने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, बाबूजी के संदर्भ में दिए गए कथनों में असंगत कथन कौन सा है? बाबूजी के कथन के अंदर, हाँ तो बाबूजी के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असंगत कथन कौन सा है? तो इसमें आपके रहने वाला है, देखो कथन नंबर आ जाएगा, पहला कथन दे रखा, बाबूजी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी को कोलूमंड फड़ौदी में मेला लगता है। और दूसरा दे रखा है, रायका या रेबारी जाति बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है और बाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है और चांदा, डेमा, हरमल आदि बाबूजी के सहयोगी थे। तो इसमें आपके जो गलत कथन रहने वाला है वो आ जाएगा कथन नंबर 1 कि बाबूजी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी को कोलूमंड फलौदी में मेला लगता है, ये आपके गलत रहने वाला है अभी। बाकी रेबारी जाति के लिए आराध्य देव है और इसके बाबूजी की फड़ वाचन के लिए रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और डेमा, चंदा और हरमल बाबूजी के सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान के द्वारा एकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। यानी कि अगर भारत के हैं तो हम भारत की नागरिकता होती है हमारे पास, जबकि अमेरिका वगैरह के अंदर क्या होता है कि अमेरिका की नागरिकता तो होती है लेकिन अलग से जो प्रांत होते हैं उनकी भी नागरिकता होती है। तो वहाँ पे होती है दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत के अंदर आपके एकहरी नागरिकता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए।
तो सूची 1 में आपको दे रखे हैं त्यौहार, सूची 2 में आपको दे रखे हैं माह। तो कौन सी सूची है वो इसमें सुमेलित आपको करनी थी। तो इसमें आ जाएगी देखो नाग पंचमी। तो नाग पंचमी का जो त्यौहार मनाया जाता है वो आपका आ जाएगी श्रावण मास के अंदर, ठीक है ना। और देव झूलनी एकादशी, तो देव झूलनी एकादशी आपका आ जाएगी भाद्रपद के अंदर, कि देवता इस समय झूलते हैं, इनकी बारिश होती है तो भादवे के अंदर बारिश होती है, इसलिए एक जो देव झूलनी एकादशी कब आ जाएगी आपके भाद्रपद माह के अंदर आने वाली है। और दशहरा आपके आ जाएगा भाई आश्विन मास के अंदर, और करवा चौथ आ जाएगी आपके कार्तिक मास के अंदर। यानी कि ए में आ जाएगा 2, तो ए में 2 दोनों में आ रहा है, बी में 1 भी आ रहा है, सी में 3, तो सी में 3 इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, रासमी चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया मेला कब भरता है। तो रासमी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर जो मातृकुंडिया मेला भरता है वो कब भरा जाता है, वो आपके आ जाएगा इसमें वैशाख पूर्णिमा के दिन मातृकुंडिया मेला भरता है रासमी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नृत्य दे रखे हैं, सामने अवसर दे रखे हैं। तो डांग का नृत्य कब किया जाता है, तो होली के अवसर पर किया जाता है भाई। और डफ नृत्य है वो बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। और झूमर नृत्य जो है वो मांगलिक अवसर पर किया जाता है। और पेजण नृत्य है वो विवाह अवसर पर किया जाता है। ये आपके यहाँ सुमेलित रहने वाला है, क्योंकि पेजण नृत्य है वो विवाह अवसर पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखो, चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो गोसुंडी की बावड़ी है इसका निर्माण है वो किसने करवाया था, तो वो आपके आ जाएगा श्रृंगार देवी ने। किसने करवाया था भाई, तो रानी श्रृंगार देवी के द्वारा गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मालवा क्षेत्र में नवविवाहित द्वारा अपने पीर पक्ष की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत कौन सा है। यानी कि मालवा क्षेत्र के अंदर नवविवाहित जो लड़कियां होती हैं उनके द्वारा पीर पक्ष की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला जो गीत है उस गीत को क्या कहते हैं भाई, तो वो आ जाएगा आपके चिरमी गीत कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, फुसे खां, करीम खां, मेहरदीन किस गायन शैली के कलाकार है। तो फुसे खां है, करीम खां है और मेहरदीन है वो किस गायन शैली के कलाकार रहने वाले हैं, तो वो आपके आ जाएगी लंगा गायन शैली के कलाकार है। फुसे खां, करीम खां और मेहरदीन खां, लंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी निकायों के प्रशासन के संबंध में कितने विषय शामिल किए गए हैं। तो इसमें आपके आ जाएगा 18 विषय है वो शामिल किए गए हैं। 29 विषय शामिल किए गए आपके 11वीं अनुसूची के अंदर, जो कि ग्राम पंचायत संबंधी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा दायित्व जिला कलेक्टर की दंड न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो जिला कलेक्टर की दंड न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत कौन सा दायित्व नहीं आता है, तो दायित्व देखो इसमें विदेशियों के पार पत्र की जांच करना, जाति निवास और अन्य प्रमाण पत्र की जारी करने का काम भी इन्हीं का होता है, जिला कलेक्टर साहब का। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करना ये इनका काम नहीं है भाई। और शस्त्रालयों पर नियंत्रण रखना ये भी जिला कलेक्टर का काम होता है, लेकिन जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करना ये इनका कार्य नहीं रहता है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से असत्य कथन, हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें निम्न में से असत्य कथन है। तो कथन नंबर 1 आपको दे रखा है, प्रथम विधानसभा चुनाव में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 140 थी। बिल्कुल सही है कथन। प्रथम विधानसभा में 7 सदस्य जो थे वो निर्विरोध रूप से चुने गए थे, तो ये भी कथन सत्य है भाई। राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला सदस्य कमला बेनीवाल है, ये कथन आपकी गलत रहने वाला है, क्योंकि प्रथम राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रथम महिला सदस्य वो कमला बेनीवाल नहीं है, वो गायत्री देवी जी है, ठीक है ना। 4 नंबर कथन देखो, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत थे, तो ये भी बिल्कुल सही है भाई। प्रथम विधानसभा के जो उपाध्यक्ष थे वो लाल सिंह सक्तावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे। तो न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे, तो वो आपके आ जाएगा दरबारा सिंह जो है ये बहुत ही कम कार्यकाल के लिए राज्यपाल रहे थे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राजस्थान का 2 कार्यकालों के लिए मुख्य सचिव नहीं रहा। यानी कि कौन सा है जो 2 कार्यकालों के लिए मुख्य सचिव नहीं रहा है, तो इसमें आपका आ जाएगा सांवलदान उज्ज्वल। सांवलदान जो उज्ज्वल जी है वो एक ही बार रहे हैं मुख्य सचिव, जबकि मोहन मुखर्जी, भगत सिंह मेहता और CS राजन ये 2 बार रह चुके हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का ऐसा मुख्यमंत्री जो राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों का सदस्य रहा है, तो ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो राज्यसभा का भी सदस्य रहा हुआ है और लोकसभा का सदस्य भी रहा हुआ है, तो वो आपके आ जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो,
राजस्थान में 15वीं विधानसभा वर्तमान में अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्यों की संख्या है। तो राजस्थान की जो 15वीं विधानसभा है इसके अंदर अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो आपकी आ जाएगी 3 सदस्य है। 3 अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्य 15वीं विधानसभा के अंदर उपस्थित है। नेक्स्ट देखो, मेडिया किस ख्याल का मुख्य पात्र होता है? जो मेडिया होता है एक ख्याल का पात्र है, ये कौन सी ख्याल का पात्र होता है इसमें आपको बताना था। तो वो आपके आ जाएगा कन्हैया जो ख्याल है इसका एक पात्र मेडिया होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? तो जो बुलाक आभूषण होते हैं वो स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो वो आपके आ जाएगा भाई नाक के अंदर धारण किया जाता है। तो बुलाक आभूषण, ये ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुलाक आभूषण है वो नाक पर धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राव जैतसिरो छंद ग्रंथ की रचना है वो किसने की है? तो राव जैतसी के छंद की रचना करने वाला है बिट्टू सुजा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यायाधीशों अधिनियम 1968 निम्न में से किस संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने के लिए लागू होता है? तो कौन कौन से अधिकारियों को हटाने के लिए न्यायाधीशों अधिनियम 1968 लागू होता है? तो वो आपका आ जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए लागू होता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए भी लागू होता है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए भी लागू होता है। यानी कि 1, 2 और 3 ही सही रहने वाला है। तो इसमें नीचे देखो आप कोड दे रखे होंगे, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा वाद्य यंत्र बकरे के चमड़े से बनता है तथा अलवर एवं सवाई माधोपुर में विशेष रूप से प्रचलित है? तो इसमें आपके आ जाएगा मशक। तो मशक एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो बकरे की खाल से बनता है, यानी कि बकरे की चमड़े से बनता है, तथा अलवर व सवाई माधोपुर के अंदर विशेष रूप से प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से असुमेलित युग्म है। तो सामने वाद्य यंत्र दे रखा है और सामने इसका प्रकार दे रखा है, इसमें से कौन सा है वो असुमेलित है वो आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा देखो, रबाब जो है वो तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है भाई। और तुरई जो है ये सुशीर वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। और टामक जो है ये घनवाद्य यंत्र है, ये आपके इसमें गलत रहने वाला है। और श्रीमंडल जो है ये भी घनवाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके गलत रहेगा कि टामक एक घनवाद्य यंत्र है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट देखो भाई, पुष्कर पेड़ी व पतवारी मांडने कब बनाए जाते हैं? यानी कि पुष्कर पेड़ी व पंतवारी जो मांडने होते हैं ये कब मनाए जाते हैं? तो ये आपके आ जाएगा भाई तीर्थयात्री के लौटने पर ये परंपरा या रस्में की जाती है, पुष्कर पेड़ी और पंतवारी मांडने। तो तीर्थयात्री के लौटने सब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बांधों और रंगों कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध हो जाएगा भाई? इसमें आपके आ जाएगा जयपुर। जयपुर है वो बांधों और रंगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से मेमोरी को उसकी गति के अनुसार तेज से धीरे क्रम में लगाइए। यानी कि कौन सी मेमोरी तेज है, उसके बाद उससे कम तेज, उसके बाद उससे कम तेज, उस क्रम में आपको रखना था। तो इसमें आ जाएगी देखो, सबसे पहले जो आपको रहने वाली है वो आपके आ जाएगी रजिस्टर मेमोरी, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है रजिस्टर मेमोरी की, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। तो पहले आ जाएगी रजिस्टर मेमोरी, और उसके बाद आ जाएगी कैश मेमोरी, और इसके बाद आ जाएगी आपके रैम मेमोरी, और रैम मेमोरी के बाद आ जाएगी आपके SSD मेमोरी, और इसके बाद आ जाएगी HDD मेमोरी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके एकदम सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने व हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो प्रोग्रामिंग के अंदर त्रुटियों को खोजने और उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहा जाता है? तो वो आपके आ जाएगा भाई डीबगिंग। यानी कि डीबगिंग का मतलब होता है त्रुटियों को खोजना और उनको हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं होता है? तो कौन सा डेटा है वो MS एक्सेल में टाइप नहीं होता है? तो वो आपके आ जाएगा लेवल डाटा जो होते हैं ये है वो MS एक्सेल में टाइप, MS एक्सेल में होता ही नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर, निम्न में से एक्सेल में गलत तरीके से लिखे गए फॉर्मूले को छांटिए। यानी कि एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कोई भी फॉर्मूला होगा तो उसके शुरुआत में ऐसे इक्वल का चिन्ह होगा, तो जिस फॉर्मूले में इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है वो फॉर्मूला आपके गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो ये आपके गलत हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका गलत फॉर्मूला आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MS वर्ड में प्रयुक्त शॉर्टकट कीज़ को सुमेलित कीजिए। तो MS वर्ड के अंदर जो शॉर्टकट कीज़ होती है उसको सुमेलित करना था आपको। तो एक तरफ सूची दे रखी है, एक सूची 2 दे रखी है। देखो स्ट्राइक थ्रू के लिए कौन सी है वो शॉर्टकट की होती है। तो स्ट्राइक थ्रू के लिए अगर आप देखोगे तो वो आपका आ जाएगी Ctrl+D या Alt+K और एंटर, यानी कि ये जो शॉर्टकट की है ये स्ट्राइक थ्रू के लिए होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रिंट प्रीव्यू। तो अगर प्रिंट प्रीव्यू आपको लेना है तो इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे, तो वो आपका आ जाएगी Ctrl+F2। और फॉर्मेट पेंटर के लिए, तो फॉर्मेट अगर पेंटर के लिए आपको शॉर्टकट की चाहिए होगी तो वो आप यूज़ करोगे Ctrl+Shift+C का यूज़ करोगे। और इक्वेशन अगर आपको लानी होगी तो आप यूज़ करोगे Alt+Equal, तो आपके आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है ना। यानी कि एक में आ रहा है 3 नंबर, तो एक में 3 नंबर एक में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके सही रहने वाला है। तो स्ट्राइक थ्रू के लिए Ctrl+D और Alt+K और एंटर आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2 आ जाएगा। और फॉर्मेट पेंटर के लिए आ जाएगा Ctrl+Shift+C और इक्वेशन के लिए आ जाएगा Alt+Equal, ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें यूज़र द्वारा एक से अधिक डॉक्यूमेंट में बार बार एक जैसे परिवर्तन करने होते हैं तो वह किसका प्रयोग करता है। तो यूज़र इसमें प्रयोग करता है मैक्रो, यानी कि अगर बार बार किसी के अंदर परिवर्तन करना होता है तो इसमें मैक्रो का यूज़ किया जाता है भाई। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है ना। इसमें आपका कोई ऐसा है नहीं कि भाई सब्सक्राइब करूँगा तो पैसे कट जाएंगे वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब्सक्राइब कर लो आप, ताकि कोई भी आगे वाला वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पोर्टेबल डिवाइसों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पोर्टेबल डिवाइसों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो आपका जाएगा USB पोर्ट। USB के द्वारा हम किसी को भी डिवाइसों को जोड़ सकते हैं, यानी कि लैपटॉप को अगर आप फ़ोन से जोड़ रहे हो तो आप किसका यूज़ करते हो, USB का यूज़ करते हो ना, चार्जिंग केबल का, तो वो होती है USB पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की निर्गम युक्ति नहीं है। तो निर्गम युक्ति है वो कौन सी नहीं है, इसमें आपके आ जाएगी भाई वेब कम जो है, वेब कैमरा जो होता है, वेब कैम कहते हैं इसको, ये है वो एक निर्गम युक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरनेट पर डाटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। तो इंटरनेट पर डाटा भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, तो वो आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि TCP या फिर IB, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो सूची 1 में कंप्यूटर की पीढ़ियाँ दे रखी है और सूची 2 के अंदर आपको दे रखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें से आपको मिलान करना है कि कौन सी सूची के सामने कौन सी पीढ़ी आ सकती है। तो इसमें देखो द्वितीय जो पीढ़ी आती है इसमें है वो किसका यूज़ किया जा रहा था, तो द्वितीय पीढ़ी में आ जाएगा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा था। और नेक्स्ट देखो तृतीय पीढ़ी के अंदर, तो तृतीय पीढ़ी में आ जाएगा आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो द्वितीय पीढ़ी में तो आ गया उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग, और तृतीय पीढ़ी में आ गया आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चतुर्थ पीढ़ी में आपके आ जाएगा भाई, इसमें रहने वाला है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रयोग है वो चौथी पीढ़ी के अंदर किया जा रहा था। और पाँचवीं पीढ़ी के अंदर आ जाएगा आपके मल्टी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो देख लो आपके ए में आना चाहिए 2, तो ए में 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। सबसे लास्ट वाले देखो आप डी में, यानी कि 5 में कौन सा आ रहा है, मल्टी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डी में 3 इसमें आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 3 संख्याएँ 3:2:5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योग अगर 1862 हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो इनके वर्गों का योग करके जब आप इनको सॉल्व करोगे तो इसमें आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। तो दूसरी संख्या जो रहने वाली है वो आपके आ जाएगी 14। नेक्स्ट देखो, यदि A:B समानुपात C:D तो संख्या A, C और D विविधता अनुपात में होती है यदि। तो विविधता अनुपात में होने के लिए आपको इसमें B और C जो है वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि विविधता अनुपात में कोई संख्या होती है तो वो ये होती है A:B समानुपात B:C। तो इसमें जो ये सेकंड और थर्ड संख्या आती है ये हमेशा विविधता अनुपात में समान रहती है। तो इसमें सेकंड में दे रखी है B और थर्ड में दे रखी है C, तो B और C है वो क्या हो जाएगी, इक्वल रहनी चाहिए, तभी वो संख्या विविधता अनुपात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 210 रुपये को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा धन
कर में से होंगे। यानी कि कोई 210 रुपये वो राम और श्याम में बांटने हैं, और बांटने का जो अनुपात है वो आपके रहने वाला है 7:3। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 147,63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, रुपये 4800 की रकम को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का भाग बी के भाग से 40% अधिक है तथा सी का जो भाग है वो बी से 20% कम है, तो बी का भाग है। तो इसमें आपके बी का जो भाग आएगा वो आ जाएगा 1500 रुपये। ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाले हैं 1500 रुपये। प्रतिशत का क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 45 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए, बी और सी एक साझेदारी में 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 माह पश्चात ए ने अपने हिस्से में 50% वृद्धि की। यदि एक वर्ष के अंत में कुल 21,600 रुपये आता है तो लाभ में बी का हिस्सा कितना रहने वाला है। तो इसमें आपके बी का हिस्सा जो आएगा वो आ जाएगा 4,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसी कार्य को पूरा करने हेतु एक दिन में 12 घंटे कार्य करके 15 व्यक्ति 10 दिनों का समय लेते हैं। उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 10 व्यक्ति को एक दिन में कितने घंटे है वो कार्य करना पड़ेगा। अगर वो 12 घंटे कार्य करे तो 15 व्यक्ति 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और अगर उस कार्य को 20 दिन में पूरा करना हो तो वे कितने घंटे कार्य है उसको उनको करना पड़ेगा। तो इसमें आपका आ जाएगा 9 घंटे अगर वो कार्य करेंगे तो उनको उस कार्य में 20 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए और बी किसी कार्य को करने से 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए एम दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को एम + 14 दिनों में पूरा कर देता है। तो एम का मान क्या होगा। तो इसमें एम का मान आपको मिलने वाला है 9 दिन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक 150 ग्राम गेहूँ, 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूँ व चावल की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी। तो 60 बच्चों के लिए 30 दिन का जो राशन होगा वो आपके रहने वाला है 450 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वापस कॉलेज से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटे से आता है, तो उस विद्यार्थी की औसत गति होगी। तो उस विद्यार्थी की जो औसत गति है वो आपका जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस स्टैंड से हर 30 मिनट में दिल्ली के लिए एक बस निकलती है। पूछताछ लिपिक राम ने यात्री श्यामलाल को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही रवाना हो चुकी है और सुबह 10:35 बजे रवाना होगी। तो पूछताछ लिपिक ने श्यामलाल को यह जानकारी कितने बजे दी थी। तो वो आपके आ जाएगा 9:15 पर यह जानकारी दी गई थी, क्योंकि वो 30 मिनट में दिल्ली के लिए बस निकलती है और 9:35 बजे हमेशा रवाना होती है और 10 मिनट उससे रवाना हो गया। तो इसमें आपके 9:15 पे वो इस बात को पूछ रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लंदन का समय दिल्ली के समय से 5.5 घंटे पीछे है और लंदन में कितने बजे, यदि दिल्ली के अंदर 2:35 हुए हैं तो लंदन में टाइमिंग क्या हुई है। तो वो आपका जाएगी लंदन के अंदर 8:05 हुए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार 1.5 घंटे में 67 किलोमीटर तथा अगले 2.5 घंटे में 97 किलोमीटर चलती है, तो कार की औसत चाल है। तो इसमें कार की जो औसत चाल रहने वाली है वो आपके आ जाएगी 41 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न 53 से 55 5 वस्तुओं का आयात मूल्य नीचे दिए गए आलेख में दर्शाया गया है। यदि वस्तु सी तथा डी के आयात मूल्य का अंतर 348 करोड़ रुपए हो तो, यानी कि अंतर दे रखा आपको 348 करोड़ रुपए और 53 से लेकर 55 के 3 क्वेश्चन का उत्तर आपको इसको डायग्राम को देख कर देने हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन देखो, सभी 5 वस्तुओं का कुल लागत मूल्य क्या है। तो सभी 5 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सी और डी का अनुपात निकालो और जो कि है 348 करोड़ रुपए, इसको आप 360 से गुणा कर दोगे तो आपको 1 डिग्री का मान मिल जाएगा। यानी कि इसका टोटल जो मान आएगा वो इसको 360 से गुणा करके और इनके अंतर का भाग देके आपको मिल जाएगा। उसके बाद जिस वस्तु का पूछे उसमें से आप आराम से इनका ज्ञात कर सकते हो। तो इसमें दे रखा है सभी 5 वस्तुओं का कुल आयात मूल्य कितना है। तो सभी वस्तुओं का जो कुल आयात मूल्य होगा वो आपके आने वाला है 7,200 करोड़ रुपए।
54 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वस्तु बी का आयात मूल्य वस्तु ई के आयात मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इनका जो अंतर ज्ञात करो और 360 से गुणा करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी उसके अंदर इनका अंतर का भाग दे दोगे तो इसका आपको प्रतिशत मिल जाएगा, जो कि रहने वाला है 113.8% है, वो अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर, वस्तु ए तथा सी के आयात मूल्यों का अंतर क्या है। तो वस्तु ए तथा सी के आयात मूल्यों का जो अंतर है वो आपके रहने वाला है 1312 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ब्राज़ील में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के पहले चरण में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि ब्राज़ील के अंदर जो अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 आयोजित हुआ था, इसके प्रथम चरण में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो वो आपका आ जाएगा हितेश गुलिया, क्योंकि हितेश गुलिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि ब्राज़ील के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का जो आयोजन है ये किया गया आपके नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया भाई, तो नई दिल्ली के अंदर किया गया है, हमारी राजधानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मई 2025 में खान मंत्रालय द्वारा देश में पहली बार 2 पोटास ब्लॉक्स की नीलामी की गई, वे ब्लॉक्स है। तो 2 पोटास ब्लॉक्स की अभी नीलामी की गई है खान मंत्रालय के द्वारा, तो वो ब्लॉक्स कौन से रहने वाले हैं। तो वो आपके आ जाएगा झंडावाली सीतापुरा और जोरकोनियन सीतापुरा खुंजा ब्लॉक्स। यानी कि ये दोनों जो ब्लॉक है इनकी अभी हाल ही में नीलामी की गई थी, जो कि दोनों की दोनों पोटास की खाने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा परीक्षण रेंज का उद्घाटन किया गया, वह कहाँ पर स्थित है। तो नवदुर्गा जो परीक्षण रेंज है इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया, ये कहाँ पर उद्घाटन हुआ इसका, वो आपका आ जाएगा नागालैंका आंध्र प्रदेश के अंदर। नागालैंका आंध्र प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन अभी किया गया है, जो कि श्री हरिकोटा के लगभग पास में ही है, थोड़ी सी दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में 23वें राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 23वें राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो वो आपके आ जाएगा दिनेश महेश्वरी। यानी कि दिनेश महेश्वरी जो है वो राष्ट्रीय विधि आयोग के 23वें नंबर के अध्यक्ष बन चुके हैं। नाम ध्यान रखना, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है भाई, दिनेश महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अप्रैल 2025 में किसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। यानी कि अप्रैल 2025 के अंदर भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था, तो वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें आपका आ जाएगा सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा। इसको अभी 107वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। तो कथन क्या दे रखे, देखो 20 मई 2025 को मिजोरम आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य घोषित किया गया था। बिल्कुल सही बात है भाई, जो मिजोरम है ये 20 मई 2025 को आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षरता वाला जिला है पूर्ण साक्षरता वाला राज्य है वो घोषित हो चुका है, और ये भारत का पहला राज्य था भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त करने हेतु 95% साक्षरता दर पर निर्धारित की गई। बिल्कुल ये भी सही बात है कि अगर कोई भी राज्य अपने आप को अगर पूर्ण साक्षर घोषित करना चाहता है तो वो अपनी जनसंख्या का 95% अगर लोग उसके साक्षर है तो वो राज्य है वो पूर्ण साक्षर राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। और ये कर दिखाया है मिजोरम ने, इसलिए मिजोरम है वो पहला राज्य बन चुका है। इसमें पूछा है कि सत्य कूट का चयन कीजिए। तो इसमें आपके दोनों ही कूट है वो सत्य है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें सही आ जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी जो फोरम है ये कहाँ आयोजित किया गया, तो वो आ जाएगा आपके जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारतीय वायुसेना द्वारा डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास का आयोजन जो है वो आपके किया गया था जोधपुर के अंदर। कहाँ पे किया गया भाई, जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कार विजेता सीन कॉप निज़ाम का संबंध किस क्षेत्र से था। तो 2025 के अंदर पद्म पुरस्कार विजेता सीन कॉप निज़ाम का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से रहा है, तो वो आपके आ जाएगा शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है,
शीन कॉप निज़ाम। ये नाम ध्यान रखना भाई, शीन कॉप निज़ाम का संबंध है किस क्षेत्र से है, तो शिक्षा और साहित्य से है, और 2025 के अंदर इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्नकाल या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव का स्पष्ट उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव का जो स्पष्ट उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल के अंदर किया गया, ये आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा कि इसका स्पष्ट उल्लेख जो है वो किसी भी आर्टिकल के अंदर नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुच्छेद 77(3) के अनुसार भारत सरकार के कार्यों को सुविधापूर्वक किए जाने हेतु मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम के लिए नियम कौन बनाता है? यानी कि आर्टिकल 77 का तीसरा जो पार्ट है, इसके अनुसार भारत सरकार के कार्यों को सुविधापूर्वक किए जाने हेतु मंत्रियों में कार्य का आवंटन करने का जो नियम है ये कौन बताता है? तो इसमें आपके आ जाएगा राष्ट्रपति इस नियम को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? तो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसमें आपका आ जाएगा अनुच्छेद 123 के अंदर तो है राष्ट्रपति का अध्यादेश, और आर्टिकल 213 के अंदर है आपके राज्यपाल का अध्यादेश। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया है? यानी कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया था? तो इसमें आपका आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके बाद राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी अनिवार्य कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होती है? यानी कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है ये लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या की कितना प्रतिशत हो सकती है? तो वो आपका आ जाएगा भाई 15% होना अनिवार्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देश तत्व है संविधान संशोधन द्वारा बाद में संविधान में शामिल किया गया था? तो कौन सा नीति निर्देश तत्व है जिसे संविधान संशोधन के द्वारा बाद में ऐड किया गया था? तो वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी। कि उद्योगों के कोई प्रबंधन कर रहे हो तो उसमें कार्मिकों की भी भागीदारी होनी चाहिए, ये है वो बाद में इसका उल्लेख या बाद में इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असुमेलित की पहचान कीजिए। तो मूल अधिकार दे रखे हैं, सामने अनुच्छेद दे रखे हैं, तो असुमेलित की आपको पहचान करनी थी। तो विधि के समक्ष समानता जो है वो आर्टिकल 14 के अंदर दिया गया है, बिल्कुल सही है। अस्पष्टता का जो अंत है ये भी आर्टिकल 17 के अंदर दिया गया है, बिल्कुल सही है भाई। और शिक्षा का जो अधिकार है ये आर्टिकल 22 के अंदर नहीं है, ये आर्टिकल 21 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालक के लिए शिक्षा का अधिकार है वो निःशुल्क रूप से रहने वाला है, वो 21A के अंदर दिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके असुमेलित रहने वाला है, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंदर है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किस आधार पर विभेद को निषेधित नहीं किया गया है? यानी कि किस आधार पर आप भेदभाव कर सकते हो उसे निषेधित नहीं किया गया है? तो वो आपके आ जाएगा उद्भव के स्थान पर है वो विभेद को निषेधित है वो नहीं किया गया। यानी कि उद्भव जो है उसके आधार पर आप उनका वर्गीकरण कर सकते हो, उनमें थोड़ा सा भेद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में उल्लेखित संयुक्त अधिवेशन शब्द को हटा दिया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा संयुक्त अधिवेशन शब्द को हटा दिया गया? तो वो आपके आ जाएगा 11वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग है वो विषाणु जनित नहीं है, उसको आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा आपके जो सुजाक है ये एक विषाणु जनित रोग नहीं है भाई। ठीक है ना। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका 76 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या दे रखा है देखो। कथन नंबर 1 दे रखा है लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। और नेक्स्ट कथन दे रखा है आपको कि लवण जल जो है वो जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। यानी कि जो लवण जल होते हैं वो है वो जंग लगने की दर को बढ़ा देते हैं। तो इसमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है? तो इसमें आपके रहने वाला है कथन 1 और 2 दोनों ही है वो सही है भाई। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर एक बार लोहे में जंग लग गया तो उसको वापस आप पहले वाला जैसे लोहा नहीं कर सकते हो भाई। और लवण जो जल होता है वो जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, यानी कि खारे पानी के अंदर लोहा पड़ा हुआ है तो वो जल्दी जंग लग जाएगा उसके अंदर, इसलिए दोनों ही कथन है वो सही है भाई।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई अभी, ठीक है। बार बार मैं भी नहीं कहूँगा यार, कर लो आप सब्सक्राइब यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्निशामक यंत्रों में निम्न पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्रों के अंदर कौन से पदार्थों का प्रयोग है वो किया जाता है, वो आपके आ जाएगा भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 78 नंबर कि मनुष्य में अलिंग तथा लिंग गुणसूत्रों की संख्या का योग है। तो मनुष्य के अंदर अलिंग गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्रों की संख्या का कितना योग होता है, तो वो आपके आ जाएगा 46। कितना हो जाएगा भाई 46 मतलब गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछे, अगर इसमें आपको जोड़ी पूछ ले, ये तो योग पूछा है तो आपके 46 हो गए, लेकिन ये पूछ ले कि लिंग और अलिंग गुणसूत्रों की लिंग सूत्र है वो कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 नंबर, सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना था। तो देखो निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष जो होता है इनकी मायोपिया, ये इसके लिए आप लगाते हो कौन सा दर्शन, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई निकट दृष्टि दोष से कोई ग्रसित है तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट का तो दिखता है लेकिन दूर का है वो नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसके अगर दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस का चश्मा बनाया जाता है। फिर आते हैं देखो दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर का तो दिखता है नज़दीक का नहीं दिखता है, तो इसके लिए आप बनाते हो उत्तल लेंस का चश्मा बनाया जाता है। जरा दृष्टि दोष या फिर फ्रेश बायोपिया कहते हैं, यानी कि बुढ़ापे के अंदर ये एक बीमारी कॉमन होती है आंखों के लिए कि बुढ़ापे में दिखना कम हो जाता है, तो उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके लिए प्रयोग किया जाता है द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग। और दृष्टि वैषम्य दोष, इसके लिए प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का प्रयोग, यानी कि एक में चार तीनों के अंदर है भाई, तो 1 में 4 और सी के अंदर देखो सी में क्या आया था, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफॉक्स यानी कि 2 है, तो इसमें आपके सी में 2 कौन से मारा, देखो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना। और इसको याद करने का तरीका देखो, निकट के अंदर 3 है शब्द और दूर के अंदर 2 शब्द है, तो इसमें भी देख लो जो जिसमें ज़्यादा शब्द है वो इससे समझ हो जाएंगे। तो निकट में 3 है और दूर में 2 है, तो दूर निकट के अंदर ज़्यादा शब्द है और अवतल के अंदर भी ज़्यादा शब्द है, 4 शब्द है, और दूर के अंदर कम शब्द है, 2 शब्द है, और उत्तल के अंदर भी अवतल की अपेक्षा कम शब्द है। तो जो कम कम वाले और अधिक अधिक वाले, यानी कि निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस, ये ध्यान रखना भैया, ठीक है ना। और ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लो क्या सब्सक्राइब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। दिस रिंग इज़ मेड ऑफ डैश 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 गोल्ड। तो इसमें आपको आर्टिकल का यूज़ करना था, तो इसमें आ जाएगा नो आर्टिकल। क्या आने वाला है भाई, सॉरी नो एन नहीं, नो आर्टिकल रहने वाला है इसमें कि दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो ये रिंग जो है वो सोने से बनी हुई है, तो धातुओं से पहले है वो कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टीचर एक्सप्लेन दैट डैश 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 अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड डैश 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 सन। तो इसमें आपको बताना है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो इसमें दोनों ही जगह है वो दा का प्रयोग होगा, क्योंकि ये एक है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ के समय हमेशा दा का प्रयोग ही किया जाता है। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश 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 हाउस ऑन द कॉर्नर इज़ फॉर सेल। तो इसमें आपके रहने वाला है द हाउस ऑफ द कॉर्नर इज़ फॉर द सेल, ठीक है ना। इस ऑप्शन में रिक्त स्थान में दा का प्रयोग होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 नंबर, वुड यू लाइक टू ड्रिंक डैश 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 टी, यानी कि क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे, इसके अंदर डैश 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 दे रखा है, तो इसमें आ जाएगा सम टी, यानी कि कुछ या टी पीना चाहोगे तो इसमें आ जाएगा सम टी। नेक्स्ट देखो भाई, वी सेल्डम मेक डैश 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 मिस्टेक। तो इसमें आपके रहने वाला है एनी मिस्टेक, वी सेल्डम मेक एनी मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 नंबर आपको दे रखा है, लक्ष्मी एंड राकेश रिक्त स्थान इन गोवा सिंस दे गॉट मैरिड। तो इसमें आपके रहने वाला है विल बी लिविंग इन गोवा सिंस दे गॉट मैरिड, एंड लक्ष्मी और राकेश है वो गोवा में रहते हैं जब से उन्होंने शादी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, रविंदर डैश 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 वर्किंग विद अस फॉर 6 ईयर इन द नेक्स्ट दिसंबर। तो इसके अंदर आपके आ जाएगा विल हैव बीन वर्किंग विद एज फॉर 6 ईयर
इन नेक्स्ट दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अनीता डिड नॉट अलाउ मी टू एंटर हर होम। इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना था आपको, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई वॉज नॉट अलाउड टू एंटर अनीताज होम बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डज द लाइक इंग्लिश लिटरेचर। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना था, डज सी लाइक इंग्लिश लिटरेचर। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो हो जाएगा आपके इज़ इंग्लिश लिटरेचर लाइक्ड बाय हर। यानी कि इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, ऐसा इसमें होता है अभी। और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड यू बिल्ड दिस हाउस। इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना था, तो इसका आपका आ जाएगा व्हेन दिस हाउस बिल्ड बाय यू। ये घर है इनके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मितांशु कुड नॉट डैश 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 ब्रेकफास्ट टुडे। मितांशु कुड नॉट ब्रेकफास्ट टुडे, तो इसके रिक्त स्थान में आ जाएगा आपके हैव। मितांशु डज कुड नॉट हैव ब्रेकफास्ट टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 लाख रुपीज़ डैश 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 ए अमाउंट फॉर ए कॉलेज स्टूडेंट। तो इसमें आपके रहने वाला है इज़ ए बिग अमाउंट फॉर ए कॉलेज स्टूडेंट। तो इस रिक्त स्थान में आ जाएगा भाई इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्योति टुगेदर विद हर फॉर फ्रेंड डैश 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 ए कैंपेनिंग अगेंस्ट स्मोकिंग। यानी कि ज्योति अपने 4 दोस्तों के साथ कैंपेनिंग कर रही है धूम्रपान के खिलाफ। तो इसमें आपके जो रिक्त स्थान में रहने वाला है वो आपके आ जाएगा हैज़ स्टार्टेड। यानी कि उन्होंने एक कैंपेनिंग शुरू की है धूम्रपान के खिलाफ, हैज़ स्टार्टिंग ए कैंपेनिंग अगेंस्ट स्मोकिंग। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, टीना सेड टू सुरेश हैव बॉट माई नोटबुक। तो इसका नरेशन में चेंज करना था आपको, तो वो आपके आ जाएगा टीना आस्क्ड सुरेश इफ़ ही हैड बाउट हर नोट बुक। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 नंबर, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट वेस्ट योर टाइम। इसका नरेशन चेंज करना था, तो वो हो जाएगा द टीचर सजेस्ट द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। यानी कि टीचर सलाह दे रहा है बच्चों को कि अपना टाइम है वो वेस्ट मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सी हैज़ बीन वेटिंग डैश 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 हर पेरेंट्स। सी हैज़ बीन वेटिंग रिक्त स्थान हर पेरेंट्स, तो इसमें आ जाएगा फॉर हर पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही लिव्स डैश 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 बापू नगर डैश डैश जयपुर। तो इसमें आपके रहने वाला है ही लिव एट बापू नगर इन जयपुर। यानी कि छोटे स्थान का आगे आता है एट, और वो जिस स्थान में है उसमें आएगा इन। ठीक है ना भाई, यानी कि कंपेरेटिवली छोटे स्थान के लिए तो एट आता है और बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें दे हैड ए डिस्कशन डैश 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 पॉवर्टी। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 ऑन पॉवर्टी। यानी कि वो डिस्कशन कर रहे हैं किस पर, पॉवर्टी पर डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही हेल्प्स अदर्स। तो इसमें आपके आ जाएगा ही डज नॉट फेल टू हेल्प अदर। ही डज नॉट फेल टू हेल्प अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशोक वाज टू पुअर टू अफोर्ड ए कार। अशोक वाज टू पुअर अफोर्ड ए कार। तो इसमें आपके रहने वाला है अशोक वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट अफोर्ड ए कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वुड दैट आई वर ए बर्ड। तो इसमें आपके आ जाएगा आई विश दैट आई वर ए बर्ड। यानी कि मेरे पास एक पक्षी होना चाहिए, विश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। यानी कि हुर्रे, यानी कि कोई चीज़ सेलिब्रेशन करते हैं तो ये हुर्रे का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ वेरी जॉयफुल दैट वी हैव वॉन द मैच। यानी कि वो मोमेंट एक बहुत ही मज़ेदार होगा जब हम जीत जाएंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको एरर फाइंड करना था कि कौन से सेंटेंस के अंदर एरर है। तो 102 नंबर क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर वर प्रेजेंट फॉर द शो और नो एरर। तो इसके अंदर आ जाएगा आपके नो एरर, यानी कि कोई भी इसके अंदर एरर नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 103 नंबर,
बोथ इंडिया एज वेल एज साउथ अफ्रीका आर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स। तो इसमें आपके रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 एज वेल एज साउथ अफ्रीका। ये इसमें गलत आ जाएगा क्योंकि बोथ आ रखा है, तो इसमें एज वेल एज का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी भाई, तो ये इसका एरर पॉइंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104 नंबर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रेजेंट हैज़, यानी कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रेजेंट हैज़। तो इसमें आपके रहने वाला है ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो तो इसमें आपको इसका प्रयोग किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉलन इन द सेंटेंस, यानी कि कॉलन का यूज़ सेंटेंस में क्या होता है, तो वो आपका आ जाएगा भाई इसमें जो यूज़ रहता है वो रहता है इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस ए लिस्ट ऑफ फॉर एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए, तो उसके लिए है वो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चूज द सेंटेंस विद ही करेक्ट क्वेटेंस मार्क यूजेस। तो इसमें आपके रहने वाला है देखो 106 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वेयर आर द गोइंग, वेयर आर यू गोइंग सी आस्क्ड, वह पूछ रहा है तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है, तो इसका आपको ट्रांसलेट करना था, तो इसमें आपके आ जाएगा ही आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, यानी कि मैं जानता हूँ कि वह एक ईमानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कोई चांद को छू सकता है, तो इसका आपको ट्रांसलेट करना था कि कोई चांद को छू सकता है, तो इसमें आ जाएगा कैन एनीवन टच द मून, यानी कि क्या कोई चांद को छू सकता है। 109 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हेन ए किंग डाई हिज सन इज़ डैश 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 टू द थ्रोन। इसमें आपके रिक्त स्थान में रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हेयर टू द थ्रोन, यानी कि उसके किंग डाई हो गए तो उसके पिता है वो, उसके जो बेटा है उसने हेयर है वो थ्रोन करवा दिया, यानी कि हेयर कटवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द वर्ड करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि कौन सी मीनिंग है वो नीचे है स्पेलिंग है वो सही है, उसको आपको फाइंड करना था, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अजीब शब्द दे रखा है भाई। नेक्स्ट दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके रहने वाला है दिवालियापन। क्या हो जाएगा? दिवालियापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 नंबर, डिस्क्लेमर। तो डिस्क्लेमर का जो मीनिंग होता है वो आपका आ जाएगा अस्वीकरणीय। क्या हो जाएगा भाई? डिस्क्लेमर यानी कि अस्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। कौन सी स्पेलिंग है वो गलत है, वो आपको छांटनी थी। तो इसमें जो ग्रामर दे रखा है ये इसमें बहुत ही गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ पर ए आर आएगा लास्ट में। ठीक है ना, ई आर है वहाँ पे ए आर आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू विल नेवर हैव सेंस। यू विल नेवर हैव सेंस ट्रांसफॉर्म इनटू इंटरोगेटिव। इसको इंटरोगेटिव के अंदर ट्रांसफ़र करना था, तो वो आपके आ जाएगा व्हेन विल यू हैव सेंस। व्हेन विल यू हैव सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 नंबर, किस समूह में विलोम सही विलोम शब्द नहीं है। तो कौन सा समूह है वो सही विलोम शब्द से नहीं है वो देखो। तो इसमें रित और सत्य ये है वो सही विलोम शब्द नहीं है। बाकी विरल का संगन होता है, अनुरक्त का विरक्त होता है, उपकार का अपकार होता है, लेकिन रीत का सत्य है वो ये नहीं होता। ये गलत हो जाएगा भाई। झूठ का सत्य कह सकते हैं लेकिन रीत का सत्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा विकल्प है जिसमें उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखो इसमें विषाद का शौक नहीं होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। बिल्कुल इनके संकीर्ण इनके संकरा और विस्तीर्ण इनके विस्तृत। रंक का प्रजा नहीं होता है, रंक का राजा होता है। उन्मुख का सम्मुख नहीं होता, उन्मुख का विमुख होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 117 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, स्टैट्यूटरी का हिंदी परिभाषित शब्द है। स्टैट्यूटरी का हिंदी जो परिभाषित शब्द होता है वो आपका आ जाएगा संवैधानिक, साविधिक। स्टैट्यूटरी यानी कि साविधिक, विधि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। तो कौन से वाक्य के अंदर जो क्रिया है वो वर्तमान काल के अंदर है वो आपको बतानी थी। तो इसमें आ जाएगा मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, यानी कि क्रिया अभी तक वर्तमान में चल रही है, कंटिन्यूस है। रहा हूँ मतलब कंटिन्यू चल रही है अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो कौन से वाक्य के अंदर भूतकाल में नहीं है? देखो, वह पढ़ रहा था भूतकाल है, और उसने पढ़ाई की थी तो ये भी भूतकाल हो गया, उसने पढ़ाई कर ली थी तो ये भी क्या हो गया? भूतकाल। लेकिन वह पढ़ने वाला है, ये है वो भूतकाल नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा है विलोम युग्म है वो सही नहीं है, वो आपको बताना था। तो इसमें देखो, अप्रभावी का निष्प्रभावी नहीं होता है, ये तो सेम शब्द हो गए, अप्रभावी का प्रभावी होना चाहिए था, तो इसमें है वो सही युग्म नहीं है। बाकी पाठ्य का अपाठ्य, प्रकट का गुप्त, पाश्चात्य का परितज्ञ का, तो ये सब सही है, लेकिन ये पहला ही ऑप्शन है वो गलत रहने वाला है। तो ये थे भाई आपके कलाम एकेडमी का मेजर टेस्ट नंबर 2, और इससे पहले मेजर टेस्ट नंबर 1 आ चुका है, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। और 6 है वो माइनर टेस्ट करवा दिए गए हैं सॉल्व, वो भी अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करते ही सामने पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फोर्थ ग्रेड पेपर सॉल्यूशन की। और ऐसे ही नए पेपर सॉल्यूशन, जैसे अभी मैं 4th ग्रेड के बाद है वो रीड का लेके आने वाला हूँ, लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 2 के अंदर साइंस और एसएसटी के पेपर है वो सॉल्व करवाए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये टेस्ट इसका नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पर, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और जो भी पेपर आ रहे हैं उनको अच्छे से मिलाइए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।